नमस्कार एवरीवन, प्लेफुल न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर के ऑफिशियल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हिमांशी। जब एक बच्चे की डेवलपमेंट की बात आती है तो पेरेंट्स के मन में हजारों सवाल आते हैं। क्या मेरा बच्चा सही टाइम पे बोल पा रहा है, या ये बिहेवियर नॉर्मल है, या मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक स्पेशल पर्सन, डॉक्टर राकेश जैन। डॉक्टर राकेश जैन इंडिया के लीडिंग पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। इनके पास 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इन्होंने यूके की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और ग्रेट आलमंड स्ट्रीट हॉस्पिटल लंदन से ट्रेनिंग ली है। फिलहाल वो फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल गुड़गांव में एज अ सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर, प्लेफुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हिमांशी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। डॉक्टर, आपने यूके में, इंडिया में दोनों जगह बच्चों को सर्विस दी है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कि क्या वजह है जो आज के टाइम पे इतने केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, केसेस बढ़ने का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरा 99 में पीडियाट्रिक्स पीजी में एडमिशन हुआ था रोहतक में। वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया था पहले और 99 में पीजी स्टार्ट किया था। तो पीडियाट्रिक्स के हम सारे केसेस देखते थे। तो हम ऑटिज्म का ना चैप्टर पढ़ते थे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ऑटिज्म आपको पता होना चाहिए। ऑटिज्म क्या होता है, केसेस हैं, प्रिज्यूमेबली हमने नहीं देखे थे या हमें उतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि हमें इन्फेक्शन से, मेल न्यूट्रिशन से, इन चीजों से फुर्सत नहीं थी। रोहतक में उस वक्त हमारे एक बेड पे कई बार 2-2, 3-3 बच्चे भी होते थे। तो ऑटिज्म तो हमारे बिल्कुल कहीं बैक ऑफ माइंड में था ही नहीं, एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता था। तो उस वक्त हमें ऐसा लगता था कि जो ऑटिज्म जो तकलीफ है ये एक डेवलप्ड कंट्रीज की तकलीफ है, हमारे देश में ऑटिज्म का कोई मतलब नहीं है। तो 2002 में मैं यूके गया था और वहां पे ऑब्वियसली आई डिड माय ट्रेनिंग इन पीडियाट्रिक्स। तो वहां पे हमने देखा कि ऑटिज्म तो हर जगह पे है, लंदन में भी, ऑक्सफोर्ड में भी। और फिर उसके हिसाब से हमने सीखा उन बच्चों को क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं, कैसे थेरेपी चलती है, वो सब देखा आराम से। 10-11 साल मैंने यूके में काम किया। तो जब मैं 2013 में यहाँ पे आया, मैंने फोर्टिस ज्वाइन किया, तो बैकग्राउंड तो वही था कि इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन जब यहाँ पे देखा तो वी स्टार्टेड सीइंग लॉट्स ऑफ किड्स विद ऑटिज्म। तो ये अवेयरनेस का मेरे को लगता है मेन इशू है और प्रायोरिटी का मेन इशू है। जिस जहाँ पे रोहतक से हम लोग कर रहे थे उस वक्त इन्फेक्शन, मेलन्यूट्रिशन वर द प्रायोरिटी, ऑटिज्म बहुत पीछे आता था प्रायोरिटी लिस्ट में। लेकिन अब वो ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, पेरेंट्स ज्यादा एजुकेटेड हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बच्चे कम होते हैं, जल्दी पहचान लेते हैं उस चीज को, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। उस वक्त गुड़गांव में, आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो हार्डली 50 पीडियाट्रिशियन भी नहीं थे। अब गुड़गांव में 400 पीडियाट्रिशियन है। आप हर कॉर्नर पे आप देखोगे तो आपको पीडियाट्रिक डॉक्टर कोई ना कोई मिल जाए। तो दैट इज द रीजन। और यस, आई मीन समहाउ इंसिडेंट भी बढ़ा है शायद ऑटिज्म का, या आप ऐसे समझ लें कि जो हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं ऑटिज्म को डिफाइन करने के, वो क्राइटेरियाज भी थोड़े रिलैक्स हो गए हैं। पहले थोड़े स्ट्रिंजेंट थे कि इस कैटेगरी के बच्चे ही ऑटिज्म में आते हैं, उसको अम्ब्रेला को भी हमने वाइड कर दिया है सो दैट वी कैन हैव मोर चिल्ड्रन हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम सो दैट दे कैन गेट अर्ली इंटरवेंशन, रादर देन हम ये लेबल कर दे नहीं 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 ये ऑटिज्म नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक हो जाने के चक्कर में हम उसके अगले 1-2-3 साल और वेस्ट कर दें एंड वी लूज दैट विंडो वेयर द चाइल्ड कैन गेट रियली इंप्रूव। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी है वो एग्जैक्टली क्या है, एंड सेकेंडरी जो नॉर्मल पीडियाट्रिशियंस हैं क्या वो ऑटिज्म वाले किड्स को डील कर सकते हैं, या उसके लिए एक स्पेशल स्टडी के थ्रू उन्हें जाना पड़ता है, उसके बाद ही वो बच्चों को एग्जामिन कर सकते हैं? ओके, अगेन इफ वी गो बैक 5 डिकेड्स अर्लियर, पहले इवन जो पीडियाट्रिक्स की जो एमडी है वो करीबन लेट 1970s में तब शुरू हुई है। उससे पहले एक एमबीबीएस डॉक्टर होता था, फिर एक एमडी होती थी, एमडी फिजिशियन। वही फिजिशियन बच्चों को भी देखता था। फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है और जो डाइवर्सिफिकेशन है डिजीज का बढ़ता है, तो लोगों को लगा नहीं नहीं पीडियाट्रिक्स एक अलग चीज है, उसका डॉक्टर अलग होना चाहिए। तो उन्हीं में से कुछ लोग जो है पीडियाट्रिक जो है में ध्यान करने लगे। फिर पीडियाट्रिक्स की एमडी शुरू हो गई। फिर पीडियाट्रिक्स में जब हम घुसे अंदर तो फिर पीडियाट्रिशियन सारा काम देखता था। इवन यूके में जो पीडियाट्रिक की स्पेशलिटी ट्रेनिंग है वो लेट 90 में शुरू हुई है, 2000 के आसपास और सो। जो सीसीटी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी है ये 2000 के बाद ही शुरू हुई है, उससे पहले नहीं थी। तो दैट इज द इवोल्यूशन कि पीडियाट्रिक्स जब आप कर रहे हो तो आपको लगा नहीं पीडियाट्रिक न्यूरो एक अलग होना चाहिए, पीडियाट्रिक एंडो में अलग काम है, क्योंकि आप सब कुछ करोगे तो उस एरिया पे फोकस नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक पीडियाट्रिशियन ऑटिज्म नहीं देख सकता है, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड टू लुक आफ्टर दिस किड्स। लेकिन जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी वाला जो एरिया हो जाता है हम थोड़े और फोकस हो जाते हैं उस पे, हमें थोड़ा और डिटेल उनका पैथोजेनेसिस, उसमें चलता क्या है। ज्यादा बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमारे पास वो जो एक्सपीरियंस वाला जो एंगल होता है वो ज्यादा होता है। तो दैट इज द डिफरेंस। और इवन पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में भी आप अंदर घुसते हो, अगर यूके वगैरह में जाते हो तो वहां भी न्यूरो के अंदर भी न्यूरोमस्कुलर अलग है, माइस्थीनिया कोई
अलग देखता है, पीडियाट्रिक एपिलेप्सी अलग देखता है, तो दैट इज नॉर्मल इवोल्यूशन एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग। जैसे इंडिया में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन सी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पाई जाती है जो बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि पहले इतना नहीं था अगर हम देखें तो अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में बहुत ज्यादा ही आप देखेंगे केसेस आ रहे हैं न्यूरोलॉजी से रिलेटेड। तो ऐसी कौन सी कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आज के टाइम इंडिया में बच्चों में पाई जा रही है? न्यूरोलॉजी में यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमारे अपॉइंटमेंट्स नहीं होते हैं बेसिकली। नंबर एक तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के ट्रेन लोग बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द अप्रोप्रिएट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। और जो बीमारियों की आपने बात बोली है, जैसे एपिलेप्सी हम बहुत कॉमनली देखते हैं बच्चों में, जिसको मिर्गी बोलते हैं हिंदी में, हम बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, बेशक वो बुखार वाली मिर्गी हो या नॉर्मल वाली हो, और इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी हो, क्योंकि एपिलेप्सी के अंदर भी आजकल पूरा एक डोमेन खुल गया है, पूरा एक चैप्टर है उसके अंदर भी कि दवाइयों से कंट्रोल करते हैं, दवाइयों से नहीं होती है तो स्पेशल डाइट्स हैं एपिलेप्सी के लिए, स्पेशल कुछ इम्प्लांट्स आते हैं लाइक वेगल नर्व स्टिमुलेटर आते हैं, इवन सर्जरी का बहुत अच्छा रोल हो गया है, हम लोग कर रहे हैं, जैसे उस सर्जरी की इवैल्यूएशन करते हैं, सर्जरी करते हैं। उसके बाद पीडियाट्रिक में डेवलपमेंट वाला मेन इशू आ जाता है, जैसे डेवलपमेंट डिलेज हैं, ऑटिज्म है, आपका सेरेब्रल पॉल्सी है ना, काफी बड़ी संख्या में इनके बच्चे में देखने को मिलते हैं। और सिंपल जो आजकल जो है ना डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स, जिसको डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया वाली कैटेगरी जो है, वो भी धीरे धीरे बहुत बड़ी कैटेगरी होती जा रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड इंटरवेंशन अवेलेबल। ओके, तो मैं आपसे आज कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो मैंने स्पेशली पेरेंट्स से पूछा है, जो हमारे यहाँ सेंटर पर प्लेफुल पर पेरेंट्स आते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपने बच्चों को लेकर। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, जिसमें से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है उसको कंट्रोल करना चाहिए, या एक्सेस स्क्रीन टाइम की वजह से अगर हम बोले तो स्पीच डिले आता है। ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत कॉमनली आता है पेरेंट्स का। देखो, स्क्रीन टाइम जैसे आप ये बोलते हो ना कि एपिलेप्सी ठीक करने के लिए क्या डाइट खानी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए क्या, एक बैलेंस डाइट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी पर्टिकुलर डाइट से कोई बीमारी ठीक या गलत, इट इज वेरी डिफिकल्ट, देन वी हैव टू गेट इनटू अ स्पेसिफिक जोन। जैसे हम एपिलेप्सी के लिए, इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी के लिए खासतौर पे हम कीटोजेनिक डाइट की बात करते हैं, फिर कीटोजेनिक डाइट में भी अलग अलग उसके रेशियोज होते हैं, कितना कीटोन आया क्या, तो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। नॉर्मल खाने से कोई बीमारी का ऊपर नीचे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, आप मीठा ज्यादा खाते हो तो लाइकवाइज जो हम स्क्रीन की बात करें, ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं क्लियरली वैसे बताना चाहता हूं। स्क्रीन देखने से ऑटिज्म नहीं होता है। एज ऑफ टुडे हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हम ये बोलें कि आपने आज स्क्रीन देखी है इसलिए आपके बच्चे को ऑटिज्म हो गया और मेरे बच्चे को नहीं हुआ है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए एक बीज है, मान लीजिए इफ देयर इज अंडरलाइंग कंडीशन, एक बच्चे को एक अंडरलाइंग कंडीशन है कि इसको ऑटिज्म हो सकता है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और कोई चीजें हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डोंट नो इवन टुडे, तो वो बीज एक कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर है जो ऑटिज्म जैसा बन सकता है बाद में, अगर उसको कंड्यूसिव माहौल मिलता है, अगर उसको माहौल ठीक बन जाए तो वो बीज अंकुरित हो जाता है। वो माहौल क्या है? स्क्रीन इज वन ऑफ देम। अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है तो स्क्रीन दिखाने से ऑटिज्म नहीं होता है, लेकिन अगर अंडरलाइंग कुछ है तो यस, अगर स्क्रीन का एक्सपोजर ज्यादा है, ह्यूमन इंटरेक्शन कम है, तो ऑटिज्म के फीचर्स अंकुरित हो सकते हैं, आपको दिख सकते हैं। तो आई मीन टू कंक्लूड दैट हमें नहीं मालूम कि किसी बच्चे के अंदर अंडरलाइंग कंडीशन है या नहीं है, देयर इज नो वे टू फाइंड दैट आउट। और फिर हमने स्क्रीन उसको एक्सपोजर ज्यादा कर दिया है, पेरेंट्स बिजी हैं, दोनों कंप्यूटर इंजीनियर हैं, बच्चा आईपैड घर में दे रखा है, तो उस केस में फिर हमें लगता है कि वो ऑटिज्म के फीचर्स जो हैं आने शुरू हो गए हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन, नॉट एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ स्क्रीन, ओके। बट अगेन वी हैव टू बी केयरफुल, वी डोंट हैव टू ऑफर एक्स्ट्रा स्क्रीन। और छोटे बच्चे को 2 साल से पहले तो स्क्रीन देना ही नहीं चाहिए, मतलब कोई मतलब नहीं है स्क्रीन देने का, इट डजंट हेल्प एट ऑल। वो हम अपनी सहूलियत के लिए अपने उसके लिए बच्चे को पकड़ा देते हैं जस्ट टू मेक देम इजी, बट इट शुड नॉट बी गिवन। पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, बच्चा गुस्सा है या जिद कर रहा है या फिर ये सेंसरी डिसऑर्डर है या ये नॉर्मल नहीं है, उसको वो घर पे कैसे आइडेंटिफाई करे, क्या सिचुएशन है, क्या टाइमिंग है जो उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? देखो, एज फार एज ऑटिज्म इज कंसर्न, बेसिक थंब रूल्स हैं। एक बच्चा जो है 1 साल की उम्र पे हम बात करें तो आई कांटेक्ट अच्छा होता है, सोशल स्माइल होता है बच्चे का, और बच्चा स्टार्ट सेइंग फ्यू मीनिंगफुल वर्ड्स। पापा का मतलब पापा, दे दो का मतलब दे दो, बैबलिंग नहीं, एक तो पापा पापा बच्चा कर रहा है तो, लेकिन इट डजंट मीन दैट वो पापा को भी बाबा बाबा करेगा, माँ को भी करेगा। लेकिन 1 साल पे कुछ मीनिंगफुल वर्ड आ जाते हैं, आई कांटेक्ट होता है, फिंगर पॉइंटिंग होता है कि एरोप्लेन आप दिखाओगे एंड ही वुड अंडरस्टैंड द मीनिंग, क्या अच्छा एरोप्लेन, एरो, तो वो खुद भी आपको दिखा सकता है कोई इंटरेस्टेड चीज हो, जॉइंट अटेंशन जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीजें अगर मिसिंग है, 1 साल ऐसा नहीं है कि 1 साल कोई बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट लाइन है, इट्स ऑल ग्रे जोन। लेकिन अगर 1.25 साल तक, 1.5 साल तक ये चीजें डेवलप नहीं होती हैं तो इसका मतलब हम पीछे हैं। अगर इमोशनल रेसिप्रोकेशन नहीं है, आप बच्चे से आंख मिलाते हो, जनरली क्या है, 6 महीने का बच्चा भी आप आंख मिलाओगे, आप जरा सी स्माइल पास करोगे, बच्चा आपसे बड़ी स्माइल देगा आपको, है ना।
लेकिन 6 महीने के बाद से ही अगर मान ले आई कांटेक्ट भी ना हो, बच्चा इग्नोर कर रहा है आपको, जब आप इस रूम में, इतना बड़ा कमरा है ये, है ना, मान लीजिए कोई भी आदमी इस रूम के अंदर घुसता है और सिर्फ ये इतना सारा सामान रखा हुआ है, अलग अलग कलर का है, सिर्फ एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, तो सबसे अट्रैक्टिव चीज कमरे में क्या है? वो आदमी है। आप जैसे ही कमरे में घुसोगे ना, आपको शायद ये कलर याद ना हो, ये क्वेश्चन, लेकिन उस बंदे को नहीं भूल सकते आप। तो इस बच्चे को भी ये बात पता है, ह्यूमन फेस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव फेस। तो अगर मैं क्लिनिक में बैठा हूँ, एक मदर बच्चे के साथ अंदर आती है और वो बच्चा अपने उसमें टेबल में लग जाता है या उसको टॉय दिखा है, मोबाइल में है, वो मेरे को देख ही नहीं रहा है, तो दैट इज एबनॉर्मल, दैट इज नॉट नॉर्मल। तो इनमें से कुछ भी ऐसा आपको लगता है तो यस, यू शुड सीक मेडिकल एडवाइस। ओके, जैसा अभी आपने बताया कि मिर्गी आना, फिट्स आना, ये नॉर्मल भी है, प्लस ये ऑटिज्म के भी साइन है। तो बेसिकली जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे रात को सो रहे हैं, उनकी सोते सोते नींद टूट जाना, फिट्स आना, ये प्रॉब्लम जब आती है तो पेरेंट्स को कंसर्न होना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या फिर उन्हें इस चीज को इग्नोर करना चाहिए? व्हाट शुड यू सजेस्ट? दो चीजें आपने बोली हैं, एक तो फिट्स आना रात में, फिट्स इज एब्सोल्युटली एबनॉर्मल, इट्स एन इमरजेंसी। अगर रात में बच्चे को फिट आता है तो यू शुड नॉट वेट इवन फॉर द मॉर्निंग। रात में फिट आया है बच्चे को तो उसको स्टेबलाइज करके फर्स्ट एड जो भी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, आपको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए इफ इट इज फर्स्ट टाइम। लेकिन बीच में एक आध बार वैसे नींद खुलती है, हम सबकी खुल जाती है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट द कांस्टेंट फिनोमिना कि हर घंटे में बच्चे की नींद खुल रही है, आपकी भी नींद खराब कर रहे हो, तो देन योर प्रोडक्टिविटी गोज डाउन और बच्चे की भी मानसिक विकास में और शारीरिक विकास दोनों में फर्क पड़ता है इफ द स्लीप इज नॉट साउंड। क्योंकि मेन जो हमारा हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का, माइंड का, वो नींद के दौरान ही होता है। तो साउंड स्लीप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या ये एपिलेप्सी के साइन हो सकते हैं? एक तो एपिलेप्सी अपने आप में ही है अगर दौरा आता है, लेकिन बार बार अगर नींद खुल रही है, कोई अबनॉर्मल मूवमेंट है जिसको पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं एज ए मिर्गी का दौरा, तो यस, इट कुड बी साइन ऑफ एपिलेप्सी कि बच्चे को सीजर आ गया, उसके बाद बच्चा सो रहा है या एबनॉर्मली उसको हेडेक वगैरह है, वो उठ गया है, लेकिन पेरेंट्स ने उसको जर्किंग के दौरान नहीं देखा है, तो इट कुड बी साइन ऑफ एपिलेप्सी। देयर इज नो हार्म इन गेटिंग टू योर नियरेस्ट डॉक्टर एंड गेट इट चेक। और सर, नींद पूरी ना होने से या बार बार नींद टूटने से या ज्यादा सोने से हाइपर एक्टिव किड्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? अगेन एज आई सेड, योर हीलिंग हैपेंस मोस्टली ड्यूरिंग स्लीप। अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं तो आपका जो कोर्टिसोल है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो ज्यादा रिलीज होता है बॉडी में हमारे, और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपकी वेट गेन भी हो सकता है, अगर आपके अंदर हाइपर एक्टिव वाला कंपोनेंट है, ADHD वाला कंपोनेंट है, इट कैन ऑल्सो गेट वर्स। हीलिंग कम होता है, आपका जो डेवलपमेंट में थोड़ा सा आपका लैग है उसको भी कैचअप करने में, कवर करने में समय लग जाता है। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल स्कूल से बच्चों की बहुत कंप्लेन आती है, बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, तो वो फट से पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं जाओ डॉक्टर्स को दिखाओ, राइट? तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे चंचल होते हैं, क्या ये रीजन उनके एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, या ये जरूरी कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से उन्हें जाना चाहिए? देखो, बिल्कुल सही है, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है और इसीलिए जो ADHD का आप DSM क्राइटेरिया पढ़ोगे तो 5 या 6 साल की उम्र के बाद ही ADHD डायग्नोस हम करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। वी बिलीव कि बच्चा एक्टिव है, अब नए रूम में आया है, इतनी सारी चीजें हैं, तो बच्चा एक्सप्लोर करेगा। उसने ये कमरा पहली बार आया है ना, तो देखेगा यहाँ पे ये क्या रखा हुआ है, टेबल कैसे है, कप रखा हुआ है, कप पे क्या लिखा हुआ है, कप के अंदर क्या है, ये एक नेचुरल इंक्विजिट होता है बच्चा। तो दैट इज नॉट ADHD। ADHD बोलने के लिए बच्चा 3 सेटिंग में रहता है आमतौर। एक सेटिंग है उसका घर, एक सेटिंग है उसकी स्कूल, तीसरा है कम्युनिटी। आप किसी के घर जाते हो या पार्क में बच्चा खेल रहा है, 3 में से अगर 2 सेटिंग से कंप्लेन आती है, बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, 3 में से 2 सेटिंग में कंप्लेन आती है। स्कूल बोलता है कि जी आपका बच्चा तो मारता है, बैठता ही नहीं है, सब बच्चे सुनते हैं या नहीं सुनता है, आपको घर में भी ऐसा ही लगता है कि इज वेरी डिसरप्टिव, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना। अगर सिर्फ एक सेटिंग से प्रॉब्लम आ रही है, 2 सेटिंग में बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो उस सेटिंग में प्रॉब्लम। कई बार क्या है, घर में जॉइंट फैमिलीज में बच्चे रहते हैं, नाना दादा वगैरह साथ में हैं, माँ ने बच्चे को समझा दिया ये डिसिप्लिन होता है, वो दादी बोलती है नहीं नहीं, इसको तेरी माँ को तो कुछ नहीं पता, मेरे को मालूम है, बच्चे तो खाएंगे, सब खाएंगे, टीवी भी देखेगा बच्चा, तो हमारे साथ खेलेगा भी, खिलौना भी खरीदेगा, तो वो बच्चे जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन वही बच्चा स्कूल में बिल्कुल बढ़िया रहता है, पार्क में बच्चों के साथ खेलता है, पीयर्स के साथ, वहां पे कोई कंप्लेन नहीं है, ही फॉलोज द डिसिप्लिन। तो इसका मतलब आपके घर की सेटिंग में प्रॉब्लम है, यू शुड वर्क ऑन दैट सेटिंग रादर देन ऑन द चाइल्ड। सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, क्या ये इस वजह से भी हो सकता है कि क्योंकि पहले के टाइम पे बच्चों को ना ग्राउंड स्पेस मिलती थी, बच्चे बाहर जाते थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, खेलते थे, और आज के टाइम पे ड्यू टू हमारी जो डेवलपमेंट है कंट्री की, उसकी वजह से ग्राउंड स्पेस कम हो गया है, बच्चों का आपस में बाहर मिलना जुलना कम हो गया है, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई है एक छोटी सी उम्र से। क्या ये भी एक कारण हो सकता है जो हम चेंजेस देख रहे हैं आज के टाइम पे बच्चों में? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई कुडंट एग्री मोर देन दिस, क्योंकि जो फिजिकल स्पेस है, जो फिजिकल इंटरेक्शन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप जूम पे जितनी मर्जी मीटिंग
मीटिंग कर लो, जो 1 to 1 बैठ के जो आपका जो एक्सचेंज होता है, जो इमोशंस का, जो बॉडी लैंग्वेज आप देखते हो, उसका कोई मुकाबला नहीं। और फिजिकल एक्टिविटी, बच्चा जब बाहर निकलता है, कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलता है या वैसे ही रनिंग कर रहा है, पेरेंट्स के साथ टाइम बिता रहा है, यू हैव गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी से, आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल भी होता है। तो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, इफ नॉट द प्राइमरी रीजन, आई मीन अमंग्स लॉट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि आज के टाइम पे ना ऐसा हो गया कि बच्चों को एक एक चीज ऐसे परोसनी पड़ती है, लाइक सिखाना पड़ता है, ये है, इसको ऐसे खरीद, इवन दो सेल परचेज सिखाना पड़ता है। लाइक नॉर्मल किड्स के लिए भी मैं बात कर रही हूँ, तो हम लोगों को, मुझे तो याद नहीं है कि पेरेंट्स ने स्पेशली ऐसे सिखाया था। तो ये रीजन इसी वजह से हो सकता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, भगवान ने जो ना हम सबको, इवन इफ यू लुक एट द यूनिवर्स एंड द स्ट्रक्चर अराउंड इट, बेशक वो बर्ड हो, एनिमल हो, है ना, ह्यूमन बीइंग हो, कैटेगरी तो हमारी सेम ही है ना। एक वेजिटेबल वाली कैटेगरी है, दूसरी एनिमल वाली कैटेगरी है, जिसके सुपीरियर एंड पे हम लोग आते हैं। तो ये हमारे अंदर खुद सब मैकेनिज्म होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। जब व्हेन वी आर एक्सपोज्ड टू एनी एडवर्स कंडीशन, एनी एनवायरनमेंट, वी नो हाउ टू हैंडल इट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिएक्ट वेरी वेल। अगर आप बिल्कुल ही कैपेबल नहीं हो तो ठीक है, पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन सब कुछ आप स्पून फीड कराओगे, बच्चों को आप चैलेंज दोगे ही नहीं, तो दे विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो उनके अंदर सोशल अडेप्टिव डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो अफ्लुएंट फैमिलीज में दिक्कत देखने को मिलती है कि आप बिल्कुल जो है 15, 16, 18 साल की उम्र तक स्पून फीडिंग बच्चे को करा रहे हो, कहीं पे भी छोटा सा भी स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, उसके बाद देन दे आर सडनली, उसके बाद आपने उसको न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए भेज दिया, तो यू आर ऑन योर ओन देन, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं जानता हूं हमारे सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, 6 महीने में दे आर अंडरगोइंग डिप्रेशन एंड सो मेनी थिंग्स, एंड मेनी ऑफ देम दे हैव टू कम बैक। तो वो चैलेंज, तो इवन आप इफ यू गो बैक टू योर रामायण महाभारत डेज, आपके जो राजा के जो बच्चे होते थे, उनको भी वो गुरुकुल में भेजते सो दैट दे कैन गेट एन एक्सपोजर। और गुरुकुल में वो सारे काम करते थे, वो गुरु जी की सेवा भी करते थे, वो गाय को चारा भी खिलाते थे, उनके लिए फूड भी प्रिपेयर करते थे, एंड दे यूज्ड टू सिट एक्चुअली अमंग्स देमसेल्व्स एंड ईट द सेम फूड। जंगलों से लकड़ियां भी काट के लाते थे। तो वो चैलेंजेस जरूरी हैं आपके पास। इफ यू हैव मनी एंड यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग, दैट डजंट मीन दैट दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर योर चाइल्ड। जब आप बच्चों को कोई न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो क्या पेरेंट्स इजीली उसको अडेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम बच्चे को दे देते हैं, या वो अपोज करते हैं, या उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं इसकी आदत ना पड़ जाए हमारे बच्चे को, इसके बिना सर्वाइव ही ना कर पाए? ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास डेफिनेटली आते होंगे, तो इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखो, डर होता है अनसर्टेनिटी का। व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग, इफ यू गेट द नॉलेज, योर फियर डिसअपीयर्स। ठीक है, तो उसका सबसे बढ़िया चीज होती है कि पेरेंट्स को आप बताओ दवाई क्यों चाहिए है, किस चीज की दवाई है, इस दवाई से क्या फायदा है, क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं। जनरली अगर आप एक ठीक तरह से पिच करते हो, उनको बताते हो, उनको समझ में आता है। पेरेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। पेरेंट्स को मैं ब्लेम नहीं करता हूँ किसी भी काम के लिए। कई बार मैं आपको क्लिनिक में सही सिनेरियो बताता हूँ, कई बार पेरेंट्स किसी कंप्लेन से आते हैं और मेरे को एज अ प्राइमा फेशियल लगता है कि नहीं पेरेंट्स अननेसेसरी एंग्जाइटी कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को। लेकिन जब थोड़ा सा और आप टाइम बिताते हो पेरेंट्स के साथ और सुनते हो उनको, बच्चे को ऑब्जर्व, आपको लगता है कि नहीं। तो पेरेंट्स की जो कंप्लेन्स हैं उनको डिसमिस करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि दे आर द बेस्ट पीपल हु आर स्टेइंग विद द चाइल्ड 24/7। और जो उनकी कंसर्न्स है, एंग्जाइटी, आपको जरूर सुननी चाहिए। इफ यू एड्रेस देम अप्रोप्रिएटली, दे विल लिसन टू यू। और क्या मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? बहुत सारी, सभी मेडिसिन का, देयर इज नो फ्री लंच। पैरासीटामोल सबसे अच्छी मेडिसिन है, क्रोसिन, जो हम लेफ्ट एंड राइट कभी भी खा लेते हैं, है ना। तो क्रोसिन से भी आपका लिवर फेलियर हो सकता है ना। बाकी दवाइयों की बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यस, एवरी मेडिसिन वट एवर यू आर टेकिंग कैन हैव साइड इफेक्ट, कैन हैव एलर्जिक रिएक्शन, एनीथिंग। तो थोड़ा सा तो आपको, इवन वॉशिंग पाउडर जो आप यूज करते हो, आप वॉशिंग मशीन में डालते हो, कई लोगों को उससे एलर्जी हो जाती है। आपने शर्ट धोई है, उसमें नेक्स्ट डे आपकी बॉडी पे रैश आ गए, किसी को पता ही नहीं हुआ क्या ये, तो देन वो दादी ने बताया कि कल वॉशिंग पाउडर जो है दूसरे ब्रांड का लेके आए थे, उससे हो गया। कैन हैपन। सर, हम प्लेफुल में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियर इंटरवेंशन के जरिए से बच्चों के विकास पे हेल्प करते हैं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और एक क्लिनिकल थेरेपिस्ट को मिलकर काम करना कितना जरूरी? See, this is the only way to work. There is no other way around it. हमें थेरेपी, जैसे मेरे से लोग पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब इसको स्पीच थेरेपी देना है, इसको ओटी आप थोड़ा सा सिखा दो हमें, हम घर पे करा लेंगे। मैं कहा मेरे को आता ही नहीं, मैं तो तब सिखाऊंगा मेरे को मालूम है ओटी के अंदर क्या करना है डिटेल में। मेरे को ये मालूम है इस बच्चे को ओटी चाहिए, स्पेशल एजुकेशन, लेकिन उसके अंदर वो घुस के क्या कराते हैं मेरे को नहीं मालूम। दैट्स नॉट माई ट्रेनिंग। और मेरे से पूछोगे तो मैं गलत बताऊंगा आपको। बेटर है आप उनके पास चले जाओ। तो जब तक आप साथ मिलकर काम नहीं करोगे, देयर इज नो पॉइंट। मेडिसिन से कुछ होने वाला नहीं है। ओके, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। हमारे पास पास्ट में एक सिचुएशन हुई है, पेरेंट्स आते हैं, अपने बच्चे लेके आते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं हमें तो अपने बच्चे को यही थेरेपी करानी है, हमें कुछ और नहीं कराना है। वो सेल्फ डॉक्टर बन के आते हैं कि मेरे को पता है मुझे किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना, मैं बहुत पहले से कर चुकी हूँ, कर रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं कराना। इस केस को हम कैसे डील कर सकते हैं? डिफिकल्ट वन एक्चुअली, इट इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार बड़े परेशान हो जाते हैं बेचारे। देयर आर सो मेनी सेंटर्स। गुड़गांव में आज के दिन आई एम श्योर 100 से
से ज़्यादा सेंटर होंगे। कोई रेगुलेशन तो है नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ ये क्राइटेरियाज हैं, ये SOPs होने चाहिए। भाई जैसे आपका बच्चा 10वीं क्लास में CBSE करिकुलम में पढ़ रहा है, किसी भी स्कूल में जा रहा हो, अगर CBSE का है तो एक बेसिक स्टैंडर्ड तो है। ठीक है, A स्कूल इज बेटर देन B, बेटर देन C, वो सब चलेगा, लेकिन एक C भी है, वो एक बेसिक क्राइटेरिया तो है उसकी। ये फिजिक्स का ये सिलेबस है, केमिस्ट्री का ये है, तो वो तो पढ़ाएंगे ना वो। लेकिन इसमें क्या है कि अभी ऐसे कोई बहुत बड़े रेगुलेशंस नहीं है। कौन थेरेपी कैसे काम करता है, डिफिकल्ट। और पेरेंट्स कई बार दे गेट ऑन टू रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, तो उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते हैं, तो वो अपना यूट्यूब देख के वो सब देख के एक ओपिनियन बना लेते हैं कि नहीं ये भी पैसे बना रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं, मेरे को ये कराना है इस बच्चे के लिए, कैन यू डिलीवर इट? यस तो आपके पास बैठेंगे, नो तो थैंक यू वेरी मच। उसका कोई तरीका नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट दिस चाइल्ड नीड्स दिस। अगर मेरी असेसमेंट ठीक नहीं है तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर लो, देन यू लिव इट विद द पेरेंट्स। असेसमेंट जरूरी है। एक असेसमेंट नॉर्मली देखो, असेसमेंट के बगैर आप क्या करोगे? आप अगर किसी आर्किटेक्ट को बुलाते हो, आपको ये कमरा पसंद नहीं आ रहा है पूरा, है ना, आप ये बोलोगे कि यार मेरे को इसमें ना मजा नहीं आ रहा था, कुछ इसमें कुछ करके दिखाओ, इसमें ना डिफरेंट, पैसे जितने मर्जी मेरे लग जाए। तो पहला काम तो असेसमेंट ही करेगा ना वो, कि इसमें क्या है भाई, क्या डिफेक्ट है, क्या फॉल्ट है, इसमें 4 कमरे हैं, अब मेरे को इतने कमरे बनाने हैं, ये दरवाजा गलत लगा हुआ है। असेसमेंट के बगैर आप थेराप्यूटिक इंटरवेंशन कैसे करोगे? सर, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से ही मिस्टेक होती है, समटाइम थेरेपिस्ट भी मिस्टेक करते हैं। तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो पेरेंट्स और थेरेपिस्ट करते हैं, जो आपको लगता है? देखो, पेरेंट्स के एंड पे मिस्टेक नहीं बोलूंगा मैं, अवेयरनेस है, डिलेड जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक तो वो है। दूसरा पेरेंट्स के एंड पे है डिनायल, जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, है ना। कोई भी चीज हो, ऑटिज्म एक चीज है अपने आप में, ऐसे भी हम तो मेडिकल लाइन के अंदर हैं, डेली कुछ ना कुछ अजूबा देखते हैं। एक 25 साल का नौजवान है, उसको कैंसर डायग्नोज हो गया एकदम, तो यू कांट एक्सेप्ट इट। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके ऊपर आके पड़ती है, व्हाई मी, एक क्वेश्चन पेरेंट्स के दिमाग में आता है, तो उसमें फर्स्ट फेज होती है डिनायल, कि आपको मानते नहीं, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, दूसरे के पास जाना है। दूसरी फेज फिर होती है, जब आपको समझ में आएगा, डिनायल वाली फेज क्रॉस कर लिया आपने, फिर आपको गुस्सा आता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। अब ऑटिज्म आपको पता लग गया बच्चे को है, फिर आपको एक अंदर से ना एक फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सा होता है, और उसके बाद एक डिप्रेशन वाली फेज होती है, फिर एक्सेप्टेंस आता है, और आपका बेड़ा पार होएगा एक्सेप्टेंस जितनी जल्दी आए। अब इन 3 फेज में कई लोग जो हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू टेक इट, इन 3 फेज में जो आदमी अटक गया, वो काम बड़ा गलत। वो बेचारे डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट घूमते रहते हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड एनीवेयर, क्योंकि अंदर से वो कंफर्ट नहीं है कहीं पे। कई लोग ऐसे होते हैं विद इन अ मंथ एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते कि नहीं, सब मेरे को समझ में आ गया, मैंने खूब पढ़ लिया है, खूब देख लिया है, 2-3 डॉक्टरों के पास भी मैं जा चुका हूँ, और दैट इज द प्रॉब्लम। अब बताओ डॉक्टर साहब करना क्या है, आई विल डू माय बेस्ट। तो इट इज योर ओन जर्नी, आई मीन, है ना। हम ट्राई करते हैं कि एक्सेप्टेंस जितना जल्दी आ जाए उतना बढ़िया है, आपकी लिमिट है काम करने की। तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक द पेरेंट्स डू, कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा आपने कि थेरेपिस्ट क्या मिस्टेक करते हैं। थेरेपिस्ट के एंड पे जो मिस्टेक मेरे को लगती है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी आप देख रहे हो ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली पेरेंट्स से शेयर करो, वो सबसे बड़ा टूल है आपके लिए। कोई गलती भी आपसे हुई है तो पेरेंट्स को बता दो। कई बार क्या होता है ना, बच्चे शरारती हैं, कई बार मान लीजिए मैं यहाँ बैठा के थेरेपी दिला रहा हूँ और बच्चा ऐसे छुड़ा के जा रहा है, उसका सर लगने वाला है पीछे इस पे, है ना, तो मैं उसको जोर से पकड़ लिया, और वो इतना जोर से पकड़ा बिकॉज आई एम फियरिंग कि उसका सर ना लग जाए, मैंने उसको हाथ से पकड़ लिया, और इतनी जोर से पकड़ा कि बच्चे के हाथ में दर्द हो, तो फिर वो कंप्लेन हो जाती है कि तो डॉक्टर ने या थेरेपिस्ट ने मिस हैंडल किया है। तो ऐसा अगर हो जाए ना, बिफोर चाइल्ड गोज देयर एंड पेरेंट्स सी के यहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है बच्चे को, आप अपफ्रंट पेरेंट्स को बता दो उसी वक्त कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, आप चाहो तो हमारे कैमरा में देख लो। तो इट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्चुअली ऑन योर सेंटर एंड ऑन द थेरेपिस्ट। इसी वजह से हमने हर जगह कैमरास इंस्टॉल किया, और हमारे साथ भी हो चुका है इंसिडेंट। इट्स कॉमन थिंग। नॉर्मल स्कूल के जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं उनके साथ भी होता है, और हमारे वाले बच्चे थोड़े से हैं स्पेशल, उसमें क्या है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, स्पेशली जो नॉन वर्बल किड्स होते हैं, उनके लिए हमें क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए? स्पीच या फंक्शनल कम्युनिकेशन या AAC और सोशल कम्युनिकेशन? Communication is a very big issue and is a big key actually, to express myself. If I am not able to communicate किसी भी तरीके से, चाहे वो gestural है या verbal है, तो I'll get frustrated, और वो anger कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिविटी में और उसमें डिसरप्शन में निकलेगा। वो स्पीच थेरेपिस्ट एनालाइज करता है, ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, साइन लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें से जो भी डिपेंडिंग अपॉन वेयर द चाइल्ड इज, देयर इज नो हार्म इन यूज, एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन इज वेरी गुड एक्चुअली। Rather than spending time on a speech, more clear speech या proper line formation, parents को दूसरे options पे जाना चाहिए, right? बिल्कुल जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन, योर चाइल्ड शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। एक बार कम्युनिकेशन बच्चा एस्टेब्लिश करे तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से अपना, तो जो बोलने की जो कैपेबिलिटी है उसको भी एनहांस करेगा। Okay. पेरेंट्स पूछते हैं, बच्चा रिलेटिव से बात नहीं करता, अननोन से बात नहीं करता,
करता है, सिर्फ जो उसके आसपास की सराउंडिंग्स है उन्हीं में वो कम्युनिकेशन करता है? ये क्वेश्चन एवरीडे ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन है आपकी इस पे? नहीं, दिस इज नॉर्मल एवोल्यूशन बेसिकली। उससे भी पहले अगर आप जाओगे ना तो पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि जो आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो, थेरेपिस्ट बोलता है कि मैडम देयर इज लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, पहले आपका बच्चा नहीं बोलता था, अब 3-4 शब्द बोलता है, लेकिन घर में जाकर तो कुछ भी नहीं बोलता है। तो दिस इज नॉर्मल एवोल्यूशन। पहले थेरेपिस्ट के पास सीखता है बच्चा, उसके बाद घर में पेरेंट्स के साथ उन चीजों को यूज करेगा, उसके बाद और जो क्लोज सर्कल है उसका। एकदम आप सोचोगे स्ट्रेंजर के साथ ऑन द स्ट्रीट एंड द चाइल्ड इज आउट एंड स्टार्ट स्पीकिंग द सेम वर्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, और उसके लिए ज्यादा पेरेंट्स को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू मेक मोर फ्रेंडली एनवायरनमेंट सो दैट चाइल्ड ओपन्स अप मोर क्विक। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो हम यहाँ पे बच्चों को थेरेपीज कराते हैं, प्लस हम पेरेंट्स को होमवर्क देते हैं कि आप अपने बच्चों को ये कराओ, वो होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है उनकी डेवलपमेंट के लिए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे देखिए, जो न्यूरोटिपिकल बच्चे रहते हैं, आपका बच्चा लेट्स से 3rd क्लास में पढ़ता है, और वो स्कूल वाले तो आजकल बहुत होमवर्क देते हैं, बेशक वो सीबीएसई करिकुलम हो, आईबी करिकुलम हो, आपने देखा होगा वो पूरा प्रोजेक्ट देते हैं। रादर बच्चे के वो पेरेंट्स लगे होते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, तो वो टाइम तो आपको देना है। ये इन बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम चाहिए। आप सिर्फ 1.5 घंटे की या 2 घंटे की जो थेरेपी सेंटर में है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ एट ऑल। अगर 2 घंटे सेंटर में है तो कम से कम 2 घंटे घर में भी आपको उस एक्टिविटी के अराउंड एक होमवर्क आपको करना चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मेडिसिन की जरूरत होती है, कुछ में थेरेपिस्ट की जरूरत होती है, तो आपका क्या ओपिनियन है कि कैसे थेरेपिस्ट और डॉक्टर साथ मिलकर बच्चे के लिए बेटर डेवलपमेंट प्लान्स बना सकते हैं? देखो, प्राइमरीली तो थेरेपी ही चाहिए आपको, क्योंकि ऑटिज्म की एज सच कोई दवा नहीं होती है कि हम बोलें कि ये दवा लेगा बच्चा तो ठीक हो जाएगा, थेरेपी की जरूरत नहीं है। थेरेपी प्लस माइनस मेडिसिन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। हम जैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं बच्चे को कि ऑटिज्म है, कि इसका कारण क्या रहा होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, राइट फ्रॉम गट इश्यूज हैं, या कोई एपिलेप्टिक इशू हैं, या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिंड्रोमिक इश्यूज हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ रही है, मेडिकल साइंस की नॉलेज बढ़ रही है, वी आर गेटिंग टू नो मोर एंड मोर कॉजेज ऑफ ऑटिज्म, और उसको डायग्नोज करने के अलग अलग तरीके भी हैं। एज ऑफ टुडे 30-40% केसेस में हमें कारण पता लग जाता है, तो हम उस पर काम करते हैं। लेकिन उस कारण, जो भी कारण निकले, उसकी दवा है या नहीं है वो एक अलग इशू है, लेकिन थेरेपी तो नहीं छोड़ सकते हो आप। थेरेपी तो कॉर्नरस्टोन है इसका। मेडिसिन ऑन टॉप ऑफ दैट ऐड होती हैं, या एक तो कारण हो गया, ठीक है, लेट्स से हमें कारण पता ही नहीं चला है और हम उसके लिए कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं दे रहे हैं। अब आती है बच्चे को कोई बिहेवियरल इश्यूज हैं, एग्रेशन है, नींद नहीं आती है, गट में प्रॉब्लम है, तो वो सिम्टोमेटिक मेडिसिन तो देनी ही हमने, बट दे आर ऑल ऑन टॉप ऑफ थेरेपी, नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ थेरेपी। सर, आप सेरेब्रल पाल्सी के एक्सपर्ट हैं, तो आप प्लीज मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बोटॉक्स थेरेपी और टोन मैनेजमेंट कैसे वर्क करती है? अच्छा, सेरेब्रल पॉल्सी गेन अ कॉमन कंडीशन, खासतौर पे अभी जो सुविधाएं हमारी बढ़ गई हैं, और हम जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं, जो लेट्स से 6-7 महीने पे बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको भी बचाने में सक्षम है हम। गुड़गांव में कई हमारी बड़ी अच्छी न्यूनेटल यूनिट्स हैं जो बहुत छोटे लो बर्थ वेट को, 1 किलो के बच्चे को अच्छा से बचा लेते हैं। उनमें लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि कई बार ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से इंजरी हो जाती है, जो इवेंचुअली सेरेब्रल पॉल्सी में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइल्ड या मॉडरेट। तो उसमें यस, टोन ज्यादा हो जाता है। तो टोन मैनेजमेंट करने के लिए भी अगेन यहाँ पे भी थेरेपी मेन रोल में आती है। वी कैन स्टार्ट विद अर्ली इंटरवेंशन, जिसमें हम फिजिकल थेरेपी कराते हैं, ओटी भी कराते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेज पे हम लोग हैं, और साथ में देयर आर मेडिसिन टू मैनेज द टोन। और बोटॉक्स का जो है, बोटॉक्स की ब्यूटी क्या है कि ये लोकल काम करता है। जो हम टोन मैनेजमेंट के लिए या स्पास्टिसिटी के लिए जो मेडिसिन ओरली देंगे, वो पूरी बॉडी में काम करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 साल का बच्चा है जो ठीक से बैठ नहीं पाता है, उसकी जो कोर स्ट्रेंथ है दैट इज नॉट गुड इनफ, लेकिन उसकी पैर टाइट है, तो उस केस में हम लोग अवॉइड करेंगे ये जो बैक्लोफेन वगैरह देना। उससे पैर तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके, लेकिन कोर स्ट्रेंथ और वीकन हो जाए। वो बच्चा अगर लेट से 2 महीने में बैठने वाला है आगे, तो उसको और लंबा समय लगे। तो जब तक, मतलब मैं ऐसे मानता हूं कि जब तक कोर स्ट्रेंथ आपकी एक रीजनेबल लेवल की ना हो, कि बच्चा कम से कम बैठना शुरू करे, कम से कम खड़ा हो जाए तो नथिंग लाइक इट, जब तक स्पाइन स्ट्रेट ना हो तब तक आप ज्यादा टोन पे काम ना करें, अनटिल अनलेस कि टाइटनेस इतनी ज्यादा है कि आपको डे टू डे केयर करने में दिक्कत हो रही है, बच्चे की नैपी चेंज करने में दिक्कत है, यू कैन नॉट वाइडन द लेग्स टू केयर टू बेथ एंड ऑल दैट। तो उस केस में फिर हम टोन मैनेजमेंट की मेडिसिन जल्द भी दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा खड़ा हो जाता है, फिर मसल टाइट है, टिप टोज पे चल रहा है, हैमस्ट्रिंग टाइट है, एडक्टस टाइट है, तो बोटॉक्स इज वेरी गुड सॉल्यूशन। आप बोटॉक्स दो उन मसल्स में, प्रॉपर उनको आइडेंटिफाई करके, देन यू आर नॉट कंप्रोमाइजिंग विद योर कोर स्ट्रेंथ एज वेल, एंड यू आर गिविंग द ड्यू बेनिफिट ऑफ स्पास्टिसिटी। क्या ऐसी कोई रिसर्च या मेडिसिन पे वर्क चल रहा है जो कि ऑटिज्म को क्योर कर सके? रिसर्चेज तो बहुत ज्यादा चल रही है। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, ट्रम्प साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी ल्यूकोवोरिन
देना चाहिए, ल्यूकोवरिन से ऑटिज्म ठीक हो जाता है, बट दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू। ल्यूकोवरिन है क्या? फोलिनिक एसिड है, जो सेरिब्रल, जो दिमाग के अंदर हमारे फोलेट की डेफिशिएंसी कई बार हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, या जो फोलेट अवेलेबल है बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी हम उसको पूरा हमारा ब्रेन यूज नहीं कर पाता है। जस्ट टू रिमाइंड यू, फोलेट होता क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेडीज जो फोलवाइट की गोली खाती है 5 मिलीग्राम की, दैट इज द सेम थिंग। तो उस फोलवाइट की कमी से कई बार न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं, और वही फोलेट अगर प्रॉपरली बच्चे का ब्रेन यूटिलाइज ना कर पाए तो कुछ बच्चों में ऑटिज्म जैसे फीचर आ सकते हैं। तो आजकल रिसेंटली एक फ्रैट टेस्ट होता है, अभी 2-3 लैब्स हैं जो इंडिया में करती हैं, तो वो फ्रैट हम कराते हैं। फ्रैट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हमने ये देखा है कि 50-60% वाले वो बच्चे जिनमें फ्रैट पॉजिटिव आता है, उनमें हम ल्यूकोवरिन दें तो सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। लेकिन क्या वो बिल्कुल ठीक हो जाता है बच्चा 1 महीना इलाज करके? ऐसा नहीं। सो डोंट think it is a miraculous medication, but yes, in selected cases it can, in selected cases only, not as a panacea for whole autism. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे कि हमने स्पेशली प्लेफुल में एक एज के बाद आप समझ सकते हो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्क नहीं करती है बच्चों के साथ, तो इसके लिए हमने स्पेशली हमारे सेंटर पे फिटनेस रखी है बच्चों के लिए, जो हमारा एक वे है जो टीनेज है उनको हेल्प करने के लिए, स्पेशली हाइपर एक्टिव किड्स के लिए। तो आपका इस चीज पे क्या ओपिनियन है कि हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं? ये जो हमारी स्ट्रक्चर्ड थेरेपी है, ओटी है, स्पीच है, ये एक लेवल तक है। अर्ली इंटरवेंशन में इनका बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इट इज डिफिकल्ट एक्चुअली टू एडमिनिस्टर दैट इन द सेम वे। तो आपको इम्प्रोवाइज तो करना पड़ेगा उसमें। और स्पोर्ट्स थेरेपी का अपने आप रोल है, स्पोर्ट्स थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, फिटनेस है, क्योंकि उसमें भी कोई भी स्पोर्ट्स में आप जब इंगेज होते हैं तो इट नीड्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो अपने आप में आपकी बहुत सारी थेरेपी हो जाती है जो आप स्पोर्ट्स करते हो। तो और आई वुड से वन मोर थिंग कि अगर बच्चा किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो गोल्फ खेलता है, फुटबॉल खेलता है, स्विमिंग है, लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स, तो उसमें एक्स्ट्रा कोचिंग दिला के उस बच्चे को एक्सेल कराओ उसमें। अगर एक स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है तो वो कॉन्फिडेंस ही उसको बहुत आगे ले जाता है, जो उसके अंदर और जो 5-6 कमियां हैं उस कमी को भी ओवरकम कर देता है कई बार। तो स्पोर्ट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, खासतौर पे एक एज के बाद तो एक स्पोर्ट तो बच्चे को पकड़ाना ही चाहिए जिसमें उसको एक्सेल कराओ। और क्योंकि ये बच्चे फोकस्ड होते हैं, दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय गॉसिपिंग एंड ऑल दैट व्हाट्स हैपनिंग इन द सराउंडिंग, सो दे कैन डू एक्सेल, दे कैन। डॉक्टर, आज जो आपने इनसाइट दिए हैं, ट्रस्ट मी, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है, उनका बहुत सारा डर दूर होने वाला है। बाकी आपकी इस गाइडेंस की वजह से उन्हें एक अच्छी और सही डायरेक्शन मिलेगी जिसकी उन्हें बहुत बहुत जरूरत थी। तो मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है, आज हमारे उन सभी पेरेंट्स को क्या एक गोल्डन एडवाइस आप देना चाहेंगे जो वो अपने बच्चों की डेवलपमेंट के माइलस्टोन को अचीव करने में यूज कर सके? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अगर लगता है बच्चे को ऑटिज्म है, आपने उसको प्रॉपर असेस करा लिया है डॉक्टर से, थेरेपिस्ट के पास, तो जितना जल्दी है उसको नंबर 1 तो एक्सेप्ट कीजिए। जो डिनायल, एग्रेशन, डिप्रेशन ये वाली फेज है, इसको जितना जल्दी ओवरकम कर देंगे, इट इज गुड फॉर यू, योर फैमिली एंड मोर इम्पोर्टेंटली फॉर योर चाइल्ड। तो एक तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, उसके बाद अप्रोप्रिएट थेरेपीज आपने करनी है, और तीसरा, डू नॉट इग्नोर other environment in the family, which means do not ignore your spouse, do not ignore your other siblings। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई लोग सोच लेते हैं कि मेरे को इस बच्चे को ठीक करके ही लाइफ जीनी है और अदरवाइज तो मेरी लाइफ खराब है। ऐसे पेरेंट्स आते हैं, बिलीव मी, वो किसी शादी में नहीं जाते हैं, कभी हॉलिडे पे नहीं जाते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। यू शुड लिव योर लाइफ, उस बच्चे को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो, आप उसकी लाइफ में घुसो, लेकिन लिव योर लाइफ एंड यू विल सी। अगर आप ऐसा करते हो तो वो जो एक आपको प्रॉब्लम की तरह एक चीज दिख रही है, वो प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाएगी। इट बिकम्स डॉट इन अ होल, ऑफ योर लाइफ। अगर आप उसको पूरा होल बना लोगे, पूरा का पूरा, तो वो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश जैन का, इन्होंने आज अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, प्लस इनकी एडवाइस हम सारे लिए बहुत काम आने वाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच हिमांशी, थैंक्स अ लॉट। आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी सवाल हो न्यूरो डेवलपमेंट से रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड, या सेंसरी या स्पीच से रिलेटेड, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर प्लेफुल न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।